हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार कॉम्पिटिटिव क्लब में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो चलिए मेरे दोस्त, आपका स्वागत है टेस्ट सीरीज की दुनिया में बिहार दरोगा। आप अभी जुड़े हुए हैं संभव एक्सप्रेस के साथ, और संभव एक्सप्रेस के साथ आपको याद रखना है अब की बार ले लो स्टार। चलिए, तो अब की बार ले लो स्टार के साथ में हम टेस्ट सीरीज के याद और बढ़ते हैं और देखते हैं आज का ये क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए मेरे दोस्त, पिछले वीडियो का ये 50 नंबर का क्वेश्चन जो आपके लिए छोड़ा था, बहुत सारे लोग इसका आंसर बहुत सटीक दिए हैं और कुछ लोगों का गलत भी हो गया है। तो चलिए, कोई बात नहीं है, इसका ऑप्शन और आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। 50 नंबर जो क्वेश्चन हम छोड़े थे आप लोगों के लिए मेरे साथी, एस्किमो के घर बने होते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन छोड़े थे जो बहुत लोग इसको सही जवाब दे दिए हैं, है ना। ऑप्शन था बर्फ के, फूस के, लकड़ी के या पत्थर के। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब था मेरे दोस्त, बर्फ के। चलिए, तो आज के लिए अब लेकर चलते हैं पहला क्वेश्चन। आज का ये पहला क्वेश्चन ये रहा, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखेंगे हम लोग। एक गेंद ऊंचाई h से फेंकी जाती है और दूसरी 2h ऊंचाई से फेंकी जाती है। दोनों गेंदों को भूमि तक पहुंचने में लगे समय का अनुपात क्या होगा। कह रहा है 1:√2 होगा, √2 अनुपात 1 होगा, 1:2 होगा, या 2 अनुपात 1 होगा। देखेंगे, एक गेंद ऊंचाई h से फेंकी जाती है और दूसरी 2h से। दोनों गेंदों भूमि तक पहुंचने में लगे समय का अनुपात पूछ रहा है मेरे दोस्त। इसका ऑप्शन आपका एक बिल्कुल सही जवाब होगा, 1:√2 इसका बिल्कुल आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा और 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़ दिए। प्रकाश तरंगों की प्रकृति किसके समान होती है। कैथोड किरणें या बीटा किरणें, गामा किरणें या अल्फा किरणें, क्या हो सकता है। चलिए, तो प्रकाश तरंग की प्रकृति जो होगी मेरे दोस्त वो होगी गामा किरणें। चलिए, दूसरे नंबर का क्वेश्चन हो गया। तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये रहा, क्या कह रहा है वो देखेंगे। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार होती है। इसके उत्तरी ध्रुव से निकलती है और इसके पूर्वी ध्रुव पर समाप्त होती है। इसके दक्षिणी ध्रुव से निकलती है और इसके उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती है। इसके उत्तरी ध्रुव से निकलती है और इसके दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। इसके दक्षिणी ध्रुव से निकलती है और इसके पूर्वी ध्रुव पर समाप्त होती है। पूर्वी ध्रुव को तो ऐसे ही काट लीजिए आप लोग, है ना। और निकलने वाला जो बात होगा ये उत्तरी ध्रुव से होगा और दक्षिणी ध्रुव पर जाएगा मेरे दोस्त। तो चलिए, सी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पे, क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन राजधानी से है, देखेंगे। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। मालदीव, मंगोलिया, मलेशिया, उत्तरी कोरिया, किसका हो सकता है। देखेंगे क्या होगा भाई। चलिए, तो प्योंगयांग जो राजधानी है मेरे दोस्त वो है उत्तरी कोरिया का, है ना। मालदीव क्या आप जान रहे हैं, माले। मंगोलिया उलानबटोर, मलेशिया कोलालमपुर। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे साथी। क्या क्वेश्चन कह रहा है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। तो पहला भाषा है ऑप्शन तमिल, महल, बंगाली, हिंदी। ये क्या हो सकता है, महल है। याद रखिएगा ऐसे लिखा जाता है महल। ऑप्शन होगा बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए, 6ठे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे हमारे दोस्त। क्या कह रहा है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। राजा राम,
संभाजी, साहू, बाजीराव। क्या हो सकता है मेरे साथी? इसका आंसर होगा मेरे दोस्त ए, बिल्कुल सही जवाब होगा राजाराम। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, फटाक फटाक आंसर लगाइए। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। मैंने किसके बाद? इंडोनेशिया के बाद कोई दूसरा नाम बोलिए इसमें से। मेडागास्कर, म्यांमार, मलेशिया या फिलीपींस। यानी भारत को जो स्थान है, ये कह रहा है कि अपना भारत का स्थान जो है वो तीसरे स्थान पर है। तो इसमें कह रहा है कि उत्पादन में इंडोनेशिया और बाद, इंडोनेशिया के बाद, इंडोनेशिया और कौन सा देश होगा जिसके बाद भारत का नाम तीसरा पर होगा। यानी पहला इंडोनेशिया दिया हुआ है और दूसरा इसमें से होगा मेरे दोस्त फिलीपींस। क्या होगा? फिलीपींस की राजधानी है मनीला। चलिए क्वेश्चन देखना है आपको। ये 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें महिलाएं शामिल थी। बोल रहा है कितना? 30, 20, 15, 25। क्या होगा? तो संविधान सभा में 389 कुल सदस्य थे। जब पाक का बंटवारा हो गया तब आपका 299 रह गए थे। और जिस दिन संविधान को 24 जनवरी 1950 को किया जा रहा था, तो उस दिन आपका 284 सदस्य ही शामिल थे बैठक में, जिसमें से 15 महिलाएं भी शामिल थी। आंसर आपका सी, बिल्कुल सही जवाब 15। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे मेरे साथी। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल किए थे। और राम प्रसाद बिस्मिल के साथ इसमें और कौन थे? बताइए उनका नाम। खुदीराम बोस, शिवराम राजगुरु, अशफाकुल्ला खां, यतीन्द्र नाथ दास। कौन थे मेरे दोस्त? बड़ा इजी क्वेश्चन है, अब बहुत बिजी क्वेश्चन है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए इसका आंसर होगा जो 9 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अशफाकुल्ला खां इसके साथ में थे। चलिए हम लोग तेजी से बढ़ते हैं और कह रहा है हवा महल कब बनाया गया? इसमें लिखा हुआ है हवा महल। देख लीजिए, हवा महल 1799 इसमें महाराजा द्वारा बनाया गया। कौन महाराजा थे? पृथ्वीराज चौहान, राय बहादुर बुल्लर भट्टी, सवाई प्रताप सिंह या रानी पद्मिनी। बताइए महाराजा कौन थे भाई उस समय में? 1799 में बनाया गया हवा महल। हवा महल देखेंगे सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह। मेरे दोस्त मैं चाहूंगा ये आप सभी लोग जानते होंगे कि हवा महल कहाँ है, और मैं आपसे एक कमेंट में आंसर चाहूंगा। आप बताएंगे हवा वाला शहर, आप बताएंगे ये है हवा महल। सभी लोग जानते होंगे कि हवा महल जयपुर में है। मैं पूछ रहा हूं हवा वाला शहर किसे कहा जाता है? आप कमेंट में आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाक से। आइए फटाफट क्वेश्चन लगाइए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिला के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी का नाम जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? उप महानिरीक्षक, सर्कल अधिकारी, पुलिस अधीक्षक या स्टेशन हाउस अधिकारी। क्या हो सकता है मेरे दोस्त? तो चलिए इसका आंसर होगा डी, बिल्कुल सही जवाब, स्टेशन हाउस अधिकारी। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे मेरे दोस्त। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर, भारत के पूर्वी तट पर, इधर भारत के पूर्वी तट पर खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील? चिल्का झील, पंचभद्र साल्ट झील, लुनार झील या कोलेरू झील? बताएंगे कहां हो सकता है? और पूरब की तरफ जो है उसको बताना है, और लैगून झील भी बताना है। चलिए तो सबसे बड़े खारे पानी का झील चिल्का झील लैगून झील के रूप में जाने जाते हैं, और ये आपका उड़ीसा पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर
13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास ये रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13? देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। चलिए, इसका आंसर होगा मेरे दोस्त ऑस्ट्रेलिया, है ना। ऑस्ट्रेलिया के ये सामने यह पड़ता है, याद रखेंगे, उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में पड़ता है। सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ है मेरे दोस्त ऑस्ट्रेलिया में। चलिए, 13 के बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 14, यानी 14 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे दोस्त। भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी हैं? अनामिका बी राजीव, साधना सक्सेना, फतिमा वसीम या तनु चक्रवर्ती। कौन हो सकते हैं मेरे दोस्त? तो भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सा सेवा, इसका जो प्रथम अधिकारी अभी महिला बनी है वो है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही, साधना सक्सेना नायर। चलिए, 15 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा मेरे साथी। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, देखिए, अमिताभ बच्चन, कुमार सानू, हिमेश रेशमिया और सोनू निगम। किन्हें दिया गया है? इसका आंसर होगा अमिताभ बच्चन को दिया गया है मेरे साथी। याद रखना है, 2024 दीननाथ पुरस्कार यानी लता दीननाथ पुरस्कार दिया गया है अमिताभ बच्चन जी को। चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त? हेलिना किस देश द्वारा विकसित टैंक रोधी मिसाइल है? एक क्वेश्चन तो आपको इसमें याद रखना है, हेलिना क्या है? तो यह एक टैंक रोधी मिसाइल है। कहता है कि रूस के द्वारा, अमेरिका, फ्रांस, भारत। तो आंसर होगा मेरे दोस्त भारत, बिल्कुल सही जवाब। चलिए फटाफट, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे दोस्त, बर्नौली का प्रमेय सिद्धांत निम्न में से किस पर लागू होता है? द्रवों के प्रवाह पर, ऊष्मा के प्रवाह पर, विद्युत धारा के प्रवाह पर, प्रकाश विद्युत के क्षेत्र पर। देखेंगे, बर्नौली का प्रमेय जो है ये आपका द्रवों के प्रवाह पर होता है। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा मेरे साथी, ध्यान से पढ़ें। जब एक दृढ़ पिंड पर लगने वाला परिणामी बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो क्या नियत हो जाता है? क्या रेखीय संवेग, ऊर्जा, कोणीय संवेग या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, नियत हो जाएगा आपका कोणीय संवेग, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, स्क्रीन पे देखना है। सीमेंट के निर्माण में इनमें से किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? सीमेंट का, देख लीजिए, सीमेंट के निर्माण में निम्न में से किसे प्रयोग किया जाता है? CuO, MgOs2, L2O3, CaO। इसका ऑप्शन मेरे ख्याल से बिल्कुल सटीक और सही जवाब डी ऑप्शन CaO होगा मेरे साथी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, मीराबाई चानू खेल से है, संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से है, तैराकी से है, टेनिस से है, हॉकी। सभी लोग जानते होंगे, बड़ा इजी क्वेश्चन है मेरे साथी। मीराबाई चानू का संबंध भारोत्तोलन से है। चलिए फटाक फटाक चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, भारत के संदर्भ में मिश्रित कृषि का अर्थ क्या होता है? मिश्रित कृषि का मतलब होता है क्या एक साल एक फसल लेना तथा दूसरा साल दूसरी फसल लेना? नहीं जी, एक साल फसल लेकर दूसरी साल खेत खाली छोड़ना, यह भी नहीं होगा। एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को लेना, नहीं जी, गलत है। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करना, हाँ जी। मिश्रित कृषि में मत्स्य पालन, पशुपालन, कृषि के साथ साथ वानिकी, ये सब करना आप क्या मिश्रित कृषि कहलाता है मेरे दोस्त। यानी 21 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर बिल्कुल सही जवाब। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा। 22 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपा एक उपग्रह है, टाइटन ये भी एक
उपग्रह है। कहता है किन ग्रह का है? मंगल, बृहस्पति, बृहस्पति, शनि, शनि, बृहस्पति और शनि और मंगल। ध्यान दें, अगर कोई भी एक याद होगा तो पकड़ाएगा। यूरोपा और टाइटन क्रमशः कह रहा है कि पाला, तो टाइटन तो सबको याद होगा कि शनि का होता है, तो लास्ट में शनि किस में है? देखिए शनि, और यूरोपा बृहस्पति, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। एक क्वेश्चन क्या है? तो ये क्वेश्चन ये है कि हीलियम की खोज किसने किया था? कैवेंडिश, लॉकियर, सीले और प्रिस्टले और बर्जिलियस। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, हीलियम की खोज जो किया था मेरे दोस्त वो किए हैं लॉकियर। किसने किया? लॉकियर के द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, बड़ा ही जी क्वेश्चन है। देखिए पूछ लिया जाता है कभी कभी तो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ये आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देंगे। यहाँ क्वेश्चन है मेरे साथी, रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, कनाडा, अमेरिका। ऑप्शन देखेंगे तो ये मेरे दोस्त स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। इसमें खिलाड़ियों की संख्या आपको बताना है। चलिए, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बड़ा इजी क्वेश्चन है जी, बहुत इजी क्वेश्चन है मगर बिजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बहुत बिजी रहता है, बार बार ये आते रहता है। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, देख लीजिएगा इसमें 24 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 27 सितंबर। ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आपका होगा मेरे दोस्त सी, 10 दिसंबर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये है, क्या कर रहा है क्वेश्चन शेष देखेंगे हम लोग। वाटरलू, वाटरलू का युद्ध 1815 में, इतना याद रखना। पहली बात, किस महान योद्धा का अंतिम रूप पतन हुआ था? अंतिम रूप से पतन हुआ था तो देखिए नेपोलियन बोनापार्ट, लॉर्ड नेल्सन, एडोल्फ हिटलर, इनमें से कोई नहीं। तो वाटरलू की जो लड़ाई लड़ा था मेरे दोस्त 1815 में, देखिए वो लड़ा था जिसका आपका अंतिम रूप से पतन हो गया था, यह है नेपोलियन बोनापार्ट। 27 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा और आप इसका आंसर लगाएं। बंबू मतलब होता है बांस। खैर बंबू नृत्य कह रहा है, निम्नलिखित में से किनका आदिवासी नृत्य है? बस्तर के मुरियाओं का, कुकी एवं नागाओं का, मध्य प्रदेश के गोंडों का, मयूरभंज के भूमियाओं का। तो बंबू नृत्य जो होता है मेरे दोस्त ये होता है आपका कुकी जनजाति और नागा जनजाति के बीच में। चलिए इन लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा स्क्रीन पे, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कहां पर गद्दर पार्टी, आप समझते होंगे गद्दर पार्टी की स्थापना की गई थी? तो यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा। बड़ा इजी क्वेश्चन है और इसको भी हम कहेंगे कि बहुत बिजी क्वेश्चन है ना। तो बताएंगे गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? अब अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और ये हुआ कहाँ था? ऑप्शन पूछ रहा है तो ये हुआ था यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था, सैन फ्रांसिस्को नामक जगह पे। आपको बताना है कि उसके संस्थापक कौन थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास ये है मेरे दोस्त, निम्न में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? राजस्थान, बिहार, झारखंड, कर्नाटक। तो तांबा का खेतड़ी आप प्रसिद्ध जानते होंगे स्थल राजस्थान में ही है मेरे दोस्त। 30 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये है स्क्रीन पे, कह रहा है कि किस क्षेत्र में देश विदेश में पहचान दिलाने वाली बड़ी भूमिका निभाने वाली पद्मश्री विजेता गोदावरी दत्त का निधन हो गया है? निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? रेत यानी सैंड का कलाकार हैं, या मधुबनी पेंटिंग के कलाकार हैं, या मिथिला गायिका हैं, या सुजनी कला है? किससे संबंधित है मेरे दोस्त? नाम देखिएगा, पद्म विजेता हैं, पद्मश्री से वो नवाजित हैं। गोदावरी दत्त का संबंध आपका बी ऑप्शन सही, मधुबनी पेंटिंग है मेरे दोस्त, बी। क्या होगा? बी बिल्कुल सही जवाब।
चलिए 31 नंबर क्वेश्चन का देखिए हमारे पास ये रहा आपके लिए क्वेश्चन है 31। क्या कह रहा है, वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक किन्हें बनाया गया है? अचीम स्टेनर, आंद्रे अंजोले, कैथरीन रसेल, नागोजी ओंकोजी बेला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये करंट क्वेश्चन से आता है, आगामी किसी भी एग्जाम में आने के लिए एकदम तैयार है क्वेश्चन। आप याद रखेंगे वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजोले हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा। क्या कह रहा 32, ध्यान से पढ़ेंगे। केरल सरकार ने रोगाणुरोधी प्रतिरोधी खतरों से निपटने के लिए कौन सी ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन प्रतिरोध, ऑपरेशन विनाश, ऑपरेशन मृत्यु, ऑपरेशन स्टॉप। क्या हो सकता है मेरे दोस्त? तो रोगाणुरोधी प्रतिरोध को खतरों से निपटने के लिए ऑपरेशन जो शुरू हुआ है उसका नाम ही है ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन अमृत ध्यान रखना है। ऑपरेशन अमृत कौन सरकार चलाया भाई? तो इसको याद रखिएगा, केरल सरकार। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है आपका ये क्वेश्चन है, जब जिंक के कण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक रंगहीन गैस उत्पन्न होती है जो निम्न में से किस रंग की ज्वाला के साथ जलती है? पॉप ध्वनि, लाल रंग की लौ, हरी लौ, पीली लौ। चलिए इसका जो ऑप्शन होगा साथी वो होगा पॉप ध्वनि। ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, देखना है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे साथी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक व्यवस्था के सही क्रम को प्रदर्शित करता है यानी दिखाता है, दर्शाता है? वायरस, जीवाणु, नीला, हरा शैवाल, अमीबा और हाइड्रा। नीला, हरा शैवाल, वायरस, जीवाणु, अमीबा और हाइड्रा, क्रम देखना है। और अगला है वायरस, अमीबा, जीवाणु और हाइड्रा। अगला है हाइड्रा, हरा शैवाल, जीवाणु, नीला, हरा शैवाल। क्या हो सकता है? पढ़ेंगे यहां से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, है ना, कि व्यवस्था के सही क्रम क्या है? क्या पूछ रहा है? सही क्रम क्या है, ध्यान देना है। तो इसका जो सही क्रम है वो है आपका सी, बिल्कुल सही जवाब, वायरस, अमीबा, जीवाणु, हाइड्रा। कंप्लीट। तो ये 34 नंबर क्वेश्चन आपका हुआ समाप्त। अब चलते हैं हम लोग अगले 35 नंबर क्वेश्चन के पास। 35 नंबर का क्वेश्चन आपके पास ये है मेरे साथी, निम्न में से कौन सी क्रिया ओजोन परत की मोटाई को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो हम ध्यान देंगे कि सर्वाधिक जो मोटाई बढ़ाने का उपयोग पूछ रहा है तो सबसे पहले देखना है कि ओजोन को कम कौन कर रहा है। तो कम करने में जो है वो CFC, समझ रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसी को अगर क्या करेंगे हम लोग कम कर देंगे तो इसकी मोटाई बढ़ जाएगी। ऑप्शन को पकड़ते हैं। कह रहा है हमारे वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन के प्रतिशत में वृद्धि करेंगे। चलिए ठीक है, ऑक्सीजन को वृद्धि करेंगे तो उसकी मोटाई बढ़ सकती है, लेकिन उसको जो डेंजर करने वाला है, खतरा है, उसको हम कम कर ही नहीं रहे। तो ये जहां तक लगता है गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने से। अगला कह रहा है ओजोन से भरे गुब्बारे छोड़ना, अधिक ऊंचाई पर जाकर फटेंगे। ये सब करने से उसकी मोटाई नहीं बढ़ सकती है। अगला कहता है फ्लोरीन आधारित प्रशीतकों के उपयोग को कम करने से। हाँ, रेफ्रिजरेटरों में जो CFC गैस निकलते हैं, अगर इसका उपयोग हम कम करें तो आपकी ऑक्सीजन O3 का जो है लेयर बढ़ेगा और ओजोन परत आपका संरक्षित या सुरक्षित हो जाएगा। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। 36 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये है। 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहा है। किस चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया गया है? खुली प्रतियोगिता याद रखेंगे, ओपन एग्जाम टेस्ट चलेगा। चार्टर एक्ट 1833,
चार्टर एक्ट 1853, भारत सरकार अधिनियम 1858 या भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें से सब के सब अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पूछ रहा है कि सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता के लिए इसमें कौन से एक्ट का प्रयास किया गया था। तो ये होगा मेरे दोस्त बी, चार्टर एक्ट 1853, बिल्कुल सही जवाब। आप देखेंगे स्थापना की गई, ठीक है, की गई। देखते हैं क्या पूछ रहा है, निम्न में से किस प्रधानमंत्री के द्वारा। अच्छा, विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी कह रहा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र निम्न में से किस प्रधानमंत्री के द्वारा स्थापित की गई है, यही क्वेश्चन है ना। स्थापना की गई किनके द्वारा और क्या भाई, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसके स्थापना जो है क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू किए हैं, या श्रीमती इंदिरा गांधी जी किए हैं, या लाल बहादुर शास्त्री जी किए हैं, या श्री नरेंद्र मोदी जी किए हैं, किनके द्वारा किया गया है। तो SEZ का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये प्रधानमंत्री किए थे आपका लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हुआ समाप्त। हम पहुंचते हैं अब क्वेश्चन नंबर 38 के पास। आप देख रहे हैं अभी संभव एक्सप्रेस और जुड़े हुए हैं आप। भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा बछिया का नाम क्या है। गंगा, क्लोन से बनाया गया है, यमुना, डॉली, ये तो आप जानते होंगे डॉली इसमें वो भेड़ का है, खैर ये, और गरिमा। तो चलिए भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा बछिया का नाम जो है वो है गंगा। चलिए 39 नंबर का क्वेश्चन आपके पास ये मेरे साथी, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है। चलिए दिवस से क्वेश्चन है। दिवस बहुत इजी होता है मगर बहुत कंफ्यूजेबल होता है, बार बार लोग बच्चे याद करते हैं और भूल जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, आपको याद हो जाएगा। ध्यान देना है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है। 20 जून, 30 जून, 27 जून और 24 जून, सब एक ही मंथ में देख करके तो और कंफ्यूजन में डाल दिया जाता है बच्चों को। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है मेरे दोस्त, तो 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब, 30 जून को मनाया जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम, और आपका आज का क्वेश्चन अभी आया है 40 और 40 नंबर क्वेश्चन को देखना है कि क्या कह रहा है। प्राचीन नगर तक्षशिला शिक्षा के लिए प्रचलित निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है। सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा चिनाव, चिनाव तथा रावी, रावी तथा ब्यास, बता सकते हैं आप। ये जितना भी आप जहां पे देख रहे हैं ये लिखा हुआ है सभी दोआब क्षेत्र लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, दोआब। दो नदियों के बीच के जो जगह होता है उसको हम दोआब कहते हैं। उसी दोआब के बीच में पूछ लिया गया है किन दो नदी के बीच में, यानी दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है दोआब होता है, वो किन दो नदियों के बीच के दोआब क्षेत्र में स्थित है, तक्षशिला। ध्यान देना है। इसका आंसर है मेरे दोस्त सिंधु तथा झेलम। सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच के जो दोआब है, मैं उसका नाम बता दूं आप लोग को, सिंधु सागर दोआब क्षेत्र, सिंधु सागर दोआब क्षेत्र। चलिए ठीक है, ये सब दोआब ही है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में बने हैं। देखिए मंदिर निर्माण कला शैली पूछ रहा है, नागर, द्रविड़, बेसर। आपको पता होगा है ना कि आपका भारत, दक्षिणी भारत और एक होता है उत्तरी भारत। तो उत्तर भारत में आपका नागर शैली, दक्षिण भारत में आपका द्रविड़ शैली और बीच वाला में बेसर शैली। ये जो है दक्षिण भारत है, इधर चलती है वो है द्रविड़ शैली, और अभी ऊपर का जो देखते होंगे इस प्रकार, तो ये जो है आपका उत्तरी भारत, इधर चलती है नागर शैली। ये जो आपका बीच का जो क्षेत्र पड़ता है इसमें होता है बेसर शैली। बट यहाँ पूछ लिया जाता है कि भुवनेश्वर तथा पुरी, ये दोनों जगह जो है आपका मध्य वाला क्षेत्र में पड़ता है जी, मध्य वाला में।
क्या पड़ता है, मध्य वाला में। तो लगेगा आपको कि मध्य वाला में है तो हमको बेसर लगा देना उचित होगा, लेकिन ध्यान रखना है कि ये दो जो जगह है ये भुवनेश्वर और पुरी, इसका मतलब है दोनों कहाँ का है, उड़ीसा का है ना। तो उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में ये दो जगह ऐसे क्षेत्र हैं जहां उत्तर का, तो उत्तर में क्या है, नागर, उत्तर में क्या है, नागर। तो उत्तर वाले शैली का ही हम आप भुवनेश्वर और पुरी या पश्चिम बंगाल के कोई मंदिर कला की शैली होता है जो बनाया जाता है आपका नागर शैली में। तो ध्यान रखना है, नागर उत्तर में और दक्षिण भारत में द्रविड़ और मध्य भारत में बेसर। मगर मध्य भारत में होने के बावजूद भी आपका भुवनेश्वर और पुरी का जो मंदिर होता है ये बना होता है नागर शैली में। तो चलिए 41 नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन अकबर के समय में, है ना, तो इनकी मकबरा पूछता है टॉम स्थित है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है मेरे दोस्त, आगरा में, ग्वालियर में, झांसी में या जयपुर में। तो बताइएगा आंसर। बिल्कुल सही जवाब बी होगा, ग्वालियर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 के पास हम लोग पहुंचते हैं और उसका ऑप्शन ये है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना। बताइए गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना निम्न में से किनके द्वारा, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, हर्षवर्धन या मिहिर भोज, किसने किया था। तो गुर्जर प्रतिहार वंश, वंश जरूर आप याद रखेंगे मेरे साथ ही, एक क्वेश्चन हमेशा आता है, नागभट्ट प्रथम द्वारा। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा साथी। 44 नंबर का क्वेश्चन आपके पास ये है। 44 नंबर का क्वेश्चन ये बता रहा है कि भारत में किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया था। बलबन, मोहम्मद बिन कासिम, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। क्या हो सकता है, प्रचलन करने वाला कौन व्यक्ति इसमें हो सकता है। तो चलिए इसका आंसर होगा मेरे दोस्त मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने ही इस प्रथा को प्रचलन किया था, यानी शुरुआत किया था, सबसे पहले लाया था। ऐसे अलाउद्दीन खिलजी भी अपने काल में इसको जारी रखा है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये है मेरे दोस्त। क्या कह रहा है 45 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था। ध्यान रखना, जल्दीबाजी में नहीं मारना है। प्रथम पुर्तगाली नहीं पूछ रहा है, प्रथम गवर्नर कह रहा है। अल्मीडा, एल्बुकर्क, पेट्रो कैब्रल, वास्को डी गामा, याद रखेंगे। ये तो भारत में प्रथम आने वाला पुर्तगाली है, ये दूसरा पुर्तगाली है। पहला गवर्नर पूछ रहा है तो अल्मीडा पहला गवर्नर बिल्कुल सही जवाब होगा, और दूसरा ये आपका अल्बुकर्क होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं, और 46 नंबर का क्वेश्चन आपके पास ये रहा। क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 जनवरी 2025 को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया। ऑप्शन है मेरे साथी, नई दिल्ली, भुवनेश्वर, गांधीनगर, पुणे। क्या हो सकता है आपका आंसर। तो चलिए इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब नई दिल्ली होगा। कहां होगा, नई दिल्ली होगा मेरे साथी। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। चलिए आपको मिलता है 5 सेकेंड, बताएंगे प्रसिद्ध महिला फुटबॉलर खिलाड़ी हैं, इनका नाम है एताना बोनमाटी। किस देश से हैं, स्पेन, फ्रांस, अर्जेंटीना, ब्राजील। बताइए प्रसिद्ध महिला फुटबॉल खिलाड़ी एताना बोनमाटी का संबंध है मेरे दोस्त। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब, स्पेन से। कहां से, स्पेन से, है ना। चलिए आप कमेंट देख रहे होंगे, आप कमेंट में जरा लिखिए कि आपका अभी तक कितना क्वेश्चन सही हुआ है। प्रत्येक दिन आप 8 PM में आप जुड़िए और हमारे साथ बने रहिए।
आपका जो क्वेश्चन होगा 50 क्वेश्चन का मैं सीरीज लेकर के आता हूं धड़ल्ले से, और संभव एक्सप्रेस में इसका काम होता है, समझेगी ना। तो ये काम जो आपको धड़ल्ले से चल रहा है, ये इसका नाम है संभव एक्सप्रेस। जितना संभव हो सके तेजी से हम काम करते हैं, और आपका क्वेश्चन आपके लिए 4 ऑप्शन, आपका उत्तर सटीक आता है तो बहुत अच्छी बात। उसके बाद मैं आपको टिक आउट करता हूं, क्लियर करता हूं। तो चलिए देखना यह है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। 31 अगस्त 2024 तक के कार्यकाल के लिए 22वां विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। 48 नंबर क्वेश्चन है। 31 अगस्त 2024 तक के कार्यकाल के लिए 22वां विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। आर वेंकटरमणी, ऋतु राज अवस्थी, MC शीतलवाड़, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे? तो चलिए इसका आंसर मैं बताता हूं, ऋतु राज अवस्थी इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब, बी ऑप्शन क्लियर। 49 का ऑप्शन क्या है। चलिए ऑप्शन ये है, और आंसर क्या है आप बताइए। निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। कार्नेलाइट, मैलेकाइट, गैलिना या बॉक्साइट। चलिए इसका आंसर डी बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। आज का जो क्वेश्चन है, अब लास्ट चलते हैं। आज का 50 नंबर क्वेश्चन ये रहा। आपका इंतजार कमेंट में रहेगा कि आपका 50 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर क्या लगाते हैं। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा 3 कार्बन श्रृंखला और एक कीटोन समूह वाले कार्बन यौगिक का सही नाम है। प्रोपेनोन, प्रोपीन, प्रोपेनल, प्रोपेनॉल 201। क्या आंसर होगा, ये कमेंट बॉक्स में आपका आंसर देना है, और मैं इंतजार करूंगा कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर करवा दूंगा। तो चलिए आज 50 नंबर क्वेश्चन हुआ समाप्त। इसके साथ मैं विदा लेता हूं, और आपको तहे दिल से एक बार पुनः आप सभी जितने आप जुड़े हुए हैं आप संभव एक्सप्रेस में, उनको मेरे चैनल कॉम्पिटिटिव क्लब की तरफ से एक बार वेरी वेरी थैंक्स। चलिए आज तक इतना ही। जय हिंद।